आज की क्लास में चैप्टर 14 दैट इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको न्यू टॉपिक कराने जा रही हूँ दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कुछ भी बोल सकते हैं दोनों में से। ठीक है, तो ये जो आपके पास यहाँ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उसको स्टार्ट करने के पहले सबसे जो बेसिक बातें हैं और सबसे जो बेसिक चीज है, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया था और आज भी मैं इसको वापस से रिकॉल करते हुए आगे बढ़ूंगी, क्योंकि अगर आपको साइट ही समझ नहीं आएगा तो प्रोसेस समझना तो खैर बहुत दूर की बात है, सवाल ही नहीं उठता कि आपको समझ आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एक माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं, जैसे आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं। पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करने जा रही, आपको इस डायग्राम को उसके साथ कोरिलेट कर रही है, पहले भी मैंने आपको समझा रखा है, बट कुछ बच्चे नए हैं तो उनको ये बात समझ आ जाएगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, देखिए ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है आपके पास, ये अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको नजर आ रहा है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये स्काई कलर का फील्ड है ना, जो फ्लूइड इसमें फिल है, दैट इज मैट्रिक्स। ये रहा मैट्रिक्स, मतलब ये अपर पार्ट से लेके लोअर पार्ट तक आप जाइए तो ये जो पूरा आपको दिखाया जा रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाला साइड है, ये मैट्रिक्स वाला साइड है, बाहर वाला नहीं है। और जब मैट्रिक्स है तो ऑब्वियस है कि मैट्रिक्स के बाद यहाँ पे क्या अवेलेबल है आपके पास, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो जो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इसके बीच में आपको एक इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिख रहा है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे खाली जगह सा दिख रहा है ना, दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो क्या बोलने का मतलब, बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पे आपको 3 लेवल्स नजर आ रहे हैं, जिसमें से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर हम चलें, राइट साइड में ये मैट्रिक्स है, मतलब अगर हम इतने को काट के देखें, इतना पोर्शन और इतना पोर्शन, अगर हम इसके बीच का यहाँ पे एनालाइज करना स्टार्ट करें, तो पहले ये जो फ्लूइड फील्ड है दैट इज मैट्रिक्स, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद ये बाहर वाला क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। मतलब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, मैं इस मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। अगर आप इतनी बात समझते हैं तब भी बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो इस पर भी डिपेंड करेंगी। अभी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने स्टार्ट भी नहीं करा है, तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो यही है कि आपको जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का साइट पूछा जाए तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि इसका साइट जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। कहाँ है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है उसी के ऊपर ये हो रहा है। लेकिन मैं बार बार ऐसा क्यों रिपीट कर रही हूँ कि ये मैट्रिक्स का साइड है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का साइड है, वो इसलिए रिपीट करना पड़ रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो यहाँ पे केमिकल्स आपको नजर आएंगे, तो किस केमिकल का रोल किस साइड कैसा है ये आपको तभी समझ आएगा जब आपको इसकी पोजिशनिंग क्रिस्टल क्लियर होगी। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाने के पहले, ईपीएस को आगे बढ़ाने के पहले आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में टीसीएस साइकिल समझाया था। ये टीसीएस साइकिल आपकी बुक का है। तो इस टीसीएस साइकिल में आपने क्या किया था, ये रहा आपका FeDH2, ये रहा आपका NaDH प्लस H प्लस, ये रहा आपका NaDH प्लस H प्लस। तो यहाँ पे ये सब के सब क्या है ऐसे, मतलब एनर्जी के फॉर्म है जो कि अपने अंदर ये एनर्जी को रखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, अब
ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सारी चीजें FADH2 है, क्योंकि जब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको पढ़ाऊं, ये जो आज की क्लास में हम कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जहां जहां आपको ये रहा, देखिए ये NADH देखने को मिले, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं अराइज हो कि ये आ कहाँ से रहा है। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे ये ATP है, तो हम यहाँ पे ATP का क्या करेंगे, जनरेशन करेंगे, फाइनली तो यही होना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। ये आपकी इस चैप्टर के लास्ट पेज पे आपको समझाया भी गया है, जो कि वापस हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक साथ समराइज करके साथ। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अगर आप यहाँ देखिए ध्यान से, तो जैसे कैसे आपको ग्लाइकोलिसिस मैंने याद करा रखा है, अगर कोई आपसे पूछता है कि ग्लाइकोलिसिस क्यों कर रहे थे, क्या रिजल्ट था ग्लाइकोलिसिस का, तो क्या बोलेंगे आप? ग्लाइकोलिसिस का क्या रिजल्ट था? पायरुविक एसिड। ठीक है, वेरी गुड। तो आपने बोला कि वहां पे पायरुविक एसिड फॉर्म हो रहा था। ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो इतनी मेहनत कराई जा रही है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, ये देखिए ये वाटर आपको यहाँ पे H2O बनता हुआ And नजर आ water रहा है। is released out from the system. हाँ, तो यहाँ पे ये वाटर जो है यह फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, और ये भी मेटाबॉलिक पाथवे का एक हिस्सा है। जहाँ हम मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं, तो मेटाबॉलिज्म अपने आप में ही काफी ब्रॉड सेंस में आता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे अदर जितने भी पार्ट्स और जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, सबका कोऑर्डिनेशन भी आपको साथ के साथ लगे हाथ देखना पड़ता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब हम देखना स्टार्ट करते हैं, तो NADH, हाँ एक और चीज है, हमने बहुत सारा तरीका देखा था पिछली क्लास में लिखने का, कि अगर कोई आपको बोले कि NADH इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू NAD प्लस, तो आप यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं यहाँ पे, तो इसको कराने का यहाँ पे काम कौन करेगा, तो हम वहाँ पे डिहाइड्रोजिनेज लगाएंगे। ये तो खैर आगे मैं लिख रही हूँ आपको। या फिर हम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना है, एनर्जी का इस्तेमाल करना है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं NADH इज द इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पे? NADH इज द इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये NADH जो है, इसको जो आप बना के लाए हैं, ये NADH जो आपको मिला है, अच्छा TCA साइकिल का साइट क्या था? TCA साइकिल का साइट मैट्रिक्स ऑफ No माइटोकॉन्ड्रिया। matrix. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, वेरी गुड। तो अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये NADH जो है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है, जो साइक्लिक एसिड साइकिल के टाइम में बनाया था, ये वहां से ETS के पास भेजता है। Yes, कोई ma'am. दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं इसमें? ठीक है। नो मैम। और एक दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जब हम देखना स्टार्ट करेंगे, तो इसके पास, इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, जैसे कैसे रोमन में हम लोग 1 2 3 4 लिखते हैं। ये देखिए मैं शो करती हूँ आपको यहाँ पे, ये रहा आपका 1, देन है आपका यहाँ पे 2, देन है आपका यहाँ पे 3, और देन है आपका यहाँ पे 4। ऐसे जैसे रोमन में हम लिखते हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसको भी यहाँ पे देखने का काम करते हैं। तो इनको हम नंबर क्या देते हैं, 1 to 4, 1 से लेके 4 तक हम नंबर देंगे। कितने नंबर देंगे हम यहाँ पे इसको? 1 से लेके 4 तक। इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो ये भी याद करना अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है, फटाफट मेरे साथ साथ नोट करेंगे एक साथ। पहले मैं लिख देती हूँ आपको, ये पेज तो हम लोग रहने ही देते हैं। चलो, अभी बस मैं इसके कॉम्प्लेक्सेस लिख रही हूँ मैं, किसके? ETS के, है ना? ETS के कॉम्प्लेक्सेस लिख रही हूँ।
एक साथ कॉम्प्लेक्सेस देख लिया आपने, उसके बाद आगे का काम आसान हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस और अब तो ETS लिखो तो आप समझ जाएंगे, है ना। बार बार रिपीट करने का, टाइम वेस्ट करने का फायदा तो है नहीं, आपको समझिए ना। सबसे पहले हमें यहाँ पे पहले तो ऐसे आपको लिख लेना है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। उसके बाद जैसे 1 2 3 4 क्या देना, जब ये तरह खुद ही 1 2 3 4 है तो, है ना। तो कॉम्प्लेक्स 1 रोमन में ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेज। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? NADH डिहाइड्रोजिनेज। पहला कॉम्प्लेक्स हो गया, बस, ठीक है। देन एक और चीज है जो आपको ना जगह जगह पे लिखा हुआ दिख रहा होगा इसमें, जैसे यहाँ पे FMN है, उसके बाद FES है। आपको पता है मैंने बायोमोलिक्यूल्स में आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ाया था, याद है? यस मैम। प्रोस्थेटिक Yes, याद ma'am. है किसी बच्चे को क्या होता है? क्या सिखाया था मैंने? देखिए, प्रोस्थेटिक ग्रुप में मैंने आपको सिखाया था कि अच्छा, डिहाइड्रोजिनेज लगा है तो इसका मतलब है कि एज लग गया तो ये एंजाइम है, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. एंजाइम। लेकिन मैं जब आपको कोफैक्टर पढ़ा रही थी बायोमोलिक्यूल्स में, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं वापस आपको रिपीट करके बता देती हूँ। तो केमिस्ट्री में भी बायोमोलिक्यूल्स है, आगे जाके उसमें भी पढ़ेंगे आप, कुछ नया नहीं बता रही हूँ आपको। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर एंजाइम की बेस्ट एक्टिविटी के लिए, बेटर भी नहीं, बेस्ट, सबसे अच्छी एक्टिविटी के लिए कुछ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जो नॉन Ma'am, प्रोटीनेशियस पार्ट, apoenzyme. हाँ उसके साथ, नहीं, एपो एंजाइम तो प्रोटीनेशियस पार्ट हो गया, और Ma'am, नॉन coenzyme प्रोटीनेशियस, होगा फिर. हाँ नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जो है यहाँ पे, उसके लिए मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था। तो उसमें एक क्या था आपका? प्रोस्थेटिक ग्रुप था, याद आया? यस प्रोस्थेटिक मैम। ग्रुप में Yes, ये ma'am. जो आपके पास है FMN है, FES है, क्योंकि आगे जाके तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर दीज, क्योंकि ऐसा आपने सुना नहीं है इसके पहले। तो अब देखिए FMN FES, तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है आपका NADH डिहाइड्रोजिनेज, इसकी प्रोस्थेटिक ग्रुप है। क्या है ये? प्रोस्थेटिक ग्रुप है, याद रहेगा, ठीक है। तो ये इसकी प्रोस्थेटिक ग्रुप है। देखिए एक चीज और मैं शो करती हूँ आपको, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 लिखा हुआ है आपको, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 2 है तो यहाँ देखिए FAD है, आपकी बुक में थोड़ा क्रिस्टल क्लियर होगा, यहाँ ब्लर है बट मैं बोल रही हूँ आपको, मेरी बात समझ आ रही होगी। यहाँ पे FAD है, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो FAD हो गया, साइटोक्रोम B हो गया, तो ये सब इसका क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कॉम्प्लेक्स 3 पे चलेंगे हम, किस पे? अब जैसे ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? साइटोक्रोम B दिख रहा है, साइटोक्रोम C1 दिख रहा है, उसके बाद FES दिख रहा है, तो ये सब इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये बीच में जो इतने सारे हैं, तो ये इसलिए है कि ये बोलेगा किसको? कॉम्प्लेक्स 3 को बोलेगा यू आर मोस्ट वेलकम, वी आर रेडी टू वर्क टुगेदर। आप प्रोस्थेटिक ग्रुप देंगे तो काम होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। नहीं समझ आया? हीमोग्लोबिन का नाम सुना है आपने? मैंने इसी का एग्जांपल देके आपको सिखाया था। तो जैसे हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन में जो हीम है वो आयरन है। तो आपने कभी किसी को ऐसा बोलते हुए सुना है कि चलो हीमोग्लोबिन में से आयरन निकाल देते हैं, बस ग्लोबिन से काम चला लेते हैं? ऐसा सुना है क्या किसी को बोलते हुए? No, ma'am. मतलब हीमोग्लोबिन जो है उसकी जान क्या है? उसकी जान है हीम। बीच में उसमें सेंटर में क्या बैठा हुआ? आयरन बैठा हुआ, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जब कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, उसके बाद कॉपर, तो ये सब कुछ जो आपको यहाँ पे देखने को, कॉपर A, कॉपर B, ये सब के सब प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं। क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है। धीरे धीरे इसको लिख के प्रैक्टिस में लाना होता है,
ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगी कि आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ के आए, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स 1 है आपका NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इसको थोड़ा अगर मैं और इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये आपको दिख तो रहा है, फिर कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, लगे हाथ यहीं पे साथ के साथ में प्रोस्थेटिक ग्रुप लिख देती हूँ, ताकि ये जो है ना डायग्राम भी अवेलेबल आपके सामने, इसका काम थोड़ा आसान हो जाए आपके लिए। ये रहा। तो इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप को जब आप देखेंगे, डैश दे देती हूँ मैं आगे, तो ये है आपका, मैं फुल फॉर्म बाद में लिख दूंगी सबका, ठीक है। तो जाने की जरूरत नहीं, ऐसा मैं ये दिखा, तो ये देखिए ये रहा येलो कलर के अंदर, ये है, ठीक है। देन एस, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दोनों दिखा, दोनों को उठा के चिपका देना है यहाँ पे बस। यहाँ पर ये तो अजीब सा लग रहा है देखने में, यहाँ में ऐसे माफ कर देते हैं कि आप जैसे कुछ लिखा है। ये आप यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो मेंशन करना है। चलिए, तो ये इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप है, किसके? NADH डिहाइड्रोजिनेज की। क्यों है? नहीं होगा तो NADH डिहाइड्रोजिनेज काम नहीं करेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स 2 पे, कॉम्प्लेक्स 2 पे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 जो है दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख रहा है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ये क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 है आपका, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। एज लग गया मतलब कॉपीराइटेड हो गया कि अच्छा ये तो एंजाइम है ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये देखिए FAD है लिखा हुआ, वापस यहाँ पे FES आएगा, फिर इसके बीच में रोल किसका आएगा जब हम यहाँ पे ट्रांसफरिंग का देखेंगे, तो इसके साथ साथ और कौन आएगा? इसके साथ साइटोक्रोम B भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास FAD और FES है, तो जो आपको दिख रहा है अभी फिलहाल वही लिखिए, जैसे कैसे मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप लिखिए, आपको यहाँ दिख रहा है ना ये जो पर्पल कलर का है, ये टी जैसा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ से मैं लिख रही हूँ, ठीक है। FAD, देन नेक्स्ट आप लिख लीजिए इसमें चलिए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 3 के बारे में। मैम कॉम्प्लेक्स 1 के बाद कॉम्प्लेक्स 3 क्यों लिखा है? वो जब हम इसको समझेंगे ना ये, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, एरो को जब हम ध्यान से एनालाइज करेंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ऐसे रोमन में ही लिखते हैं इसको, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 3 जो है आपका है, तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स 3 कहाँ है? यहाँ लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या नाम है इसका? कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है। इसको हम लोग अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, जो कॉम्प्लेक्स 3 है, तो इसको इसमें शॉर्टकट में क्या लिखा गया है? साइटोक्रोम BC। क्या लिख रहा है ये? साइटोक्रोम BC लिख रहा है, या साइटोक्रोम BC1 लिख रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये हो गया। अब देन हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, इसके प्रोस्थेटिक ग्रुप पे आते हैं। तो ये आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है एज इट इज, ये आपको है नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ये जब दिख रहा है तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? ये देखिए आपको यहाँ पे साइटोक्रोम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? साइटोक्रोम दिख रहा है। साइटोक्रोम के बाद यहाँ पे आपको FES दिख रहा है, फिर आपको साइटोक्रोम B दिख रहा है। क्या दिख रहा है? साइटोक्रोम B दिख रहा है।
साइटोक्रोम C1 FES साइटोक्रोम B, तो आप यही लिख लीजिए। साइटोक्रोम B स्मॉल लेटर से लिखते हैं, साइटोक्रोम, इसको कैपिटल डाल देते हैं, साइटोक्रोम C1, नीचे इसके बाद आएगा बट मैं यहाँ 1 लिख लूँ, साइटोक्रोम C1, ये रहा थर्ड है ना, इसके सामने ये रहा। और क्या दिख रहा है आपको? FES दिख रहा है, लिख दीजिए FES, इसका भी वही काम करना है जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखाया ना कि आपको नजर आ रहा है उसको आपको एज इट इज लिख देना है एग्जाम में। यहाँ भी वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स 4 है। क्या है यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स 4 है। ये देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 4 जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 4 यहाँ पे आपका है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या नाम है इसका? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 4 लिख लीजिए। वन फोर हो गया ये 4 ऐसे रोमन वाला, दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आगे बढ़ते हैं, देन यहाँ पे बात करते हैं फोर्थ वाला जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये देखिए, ये रहा। तो ये मेरे ख्याल से तो पिंक ही कलर है, पिंक है या कुछ बुक्स में आप देखिएगा तो रेड कलर आपको नजर आएगा, ये इसकी बात नहीं करनी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है साइटोक्रोम ए है। क्या है? साइटोक्रोम ए है। A and A3। हाँ, साइटोक्रोम A3 है। फिर उसके बाद क्या है? कॉपर ए भी होता है, कॉपर बी भी होता है, बट यहाँ पे सिर्फ कॉपर ए मार्क किया। कॉपर ए भी लिखने में कुछ मेहनत तो जा नहीं रही, दोनों ही लिख लीजिए, क्या जा रहा है लिखने में, है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3। नीचे आ गई, अब तो स्पेस अब तो काम है ना, 4 ही कॉम्प्लेक्स लिखना था मैं। फिर आ गई यहाँ पे तो नीचे लिख लीजिएगा आप, लिखते हुए देन हो गया ये। तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। मतलब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेम चलेगा और जब मैं आपको बोलूँ कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, तो इससे पहले कि आपके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन अराइज हो उससे पहले मैंने यही आपको बता दिया, ठीक है। इससे थोड़ा काम जो है आपका आसान हो जाएगा, आप थोड़ा क्या बहुत आसान हो जाएगा, है ना। ये रहा कॉम्प्लेक्सेस है इसके, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लिया आपने तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो फिर से। अच्छा, एक चीज ना आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, जो आपको लिखा हुआ तो नजर आ रहा होगा, आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको और बढ़िया दिखेगा, ठीक है। रेगुलर है, इसको मत जाइए। यहाँ पे UQ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो ये सब बीच में जो आएंगे ना, ये सब ऐसे ऐसे इस तरीके से, ये सब बीच बीच वाले इंटरमीडिएट्स हैं ये। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रखिएगा नहीं अपने पास। जैसे कैसे मैं बार बार इसको समझाने के लिए आपको फुटबॉल मैच का ही एग्जांपल दे मैम रही हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर देगा। हाँ, ये ना फुटबॉल की तरह, जैसे कैसे पास था। अब फुटबॉल का गेम देखने बैठे आप टेलीविजन पे, टीवी पे बैठे, पता चला एक प्लेयर के पास गया तो उसने क्या किया, लेके रख ही लिया, उसको बोला मैं आगे इसको पास ही नहीं करूँगा। तो आगे पास नहीं करेगा तो गेम होगा कैसे फिर? तो एग्जैक्टली उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास जो यूबिक्विनोन है, ठीक है,
तो ये यूबिक्विनोन जो है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा। ये तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने इन कराया, किसने, NADH ने। इलेक्ट्रॉन जब इन कराया तो इलेक्ट्रॉन के इन कराने के बाद रिसीव कौन करेगा, यहाँ पे यूबिक्विनोन। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, आपको जो दिख रहा है उतना ही लिखना है आपको। पिछली क्लास में मैंने एज अ डेमो आपको लिख के सिखाया भी है कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये देखिए, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बिना मन के बस आपको देख देख के कॉपी कराया मैंने, मतलब जो आपने देख रखा था ये साइकिल, उसको देख के जब आपने कॉपी किया है तो इतने पॉइंट्स करे आपने। ये देखिए, ये हमने 15 पॉइंट काउंट करा था टोटल, है ना। तो इससे तो ज्यादा ही आएगा उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सेस आप अलग लिखेंगे। बोलने का क्या मतलब है, अगर आपके एग्जाम में आया तो सबसे पहले बच्चों को मैं यही सिखाती हूँ कि आप जब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंट्रोडक्शन को देने को सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ही लिख के दिखाइए एग्जामिनर को, कि आपको ये पता है कि विच कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जो रियल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जनरेट कराने का काम करने वाले हैं। ठीक है, वही आपको यहाँ पे काम जो है वो करना है धीरे धीरे, ताकि आपको भी ज्यादा टफ ना लगे। इसको हम लोग 1 बाय 1 करके आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए मेरे साथ साथ लिखिए। पहले हम लोग इसका साइट लिख देते हैं। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के पहले हम क्या करते हैं, उसका साइट लिखते हैं। इसका साइट हो गया ETS blood mitochondrial membrane। ठीक है, चलिए ये इसका साइट हो गया, यहीं पे ये परफॉर्म होगा। ठीक है, और डायग्राम में कहा क्या है ये मैंने आपको समझा रखा है, सिखा रखा है। आगे देखिए, ETS प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फाइनली आपने क्या देखा, नीचे यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, वाटर मिल रहा है। ठीक है, ETS leads to formation of H2O। ये क्या करेगा, H2O बनाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसमें आपने साइट भी लिख दिया और आपने ये भी लिख दिया कि कैसे यहाँ पे इसको पूरा का पूरा अपना फंक्शन परफॉर्म करके क्या बनाना है। तो क्या बनाना है, इसको H2O बनाना है। ठीक है, अब एक बात रह गई यहाँ पे मिसिंग है। क्या मिसिंग है, तो मिसिंग ये है कि आप ये तो बता ही नहीं रहे कि NADH आप लेके आएंगे कहाँ से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH produced in the matrix of mitochondria, in the matrix of mitochondria during, क्या लिखूं मैं, कहाँ बना था, ड्यूरिंग TCA साइकिल। हाँ ठीक है, तीसरे साइकिल के टाइम में ये बना था। ठीक है, किसी चीज से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं क्या बोलते हैं उसको, डिहाइड्रोजनेस। ये हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन भी तो बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हाँ, है ना, हाइड्रोजन को आप ऐड कीजिएगा तो रिडक्शन और इसको निकालिएगा तो ऑक्सीडेशन। हाँ,
और ऑक्सीजन के जब रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इसका उल्टा कर देते हैं, ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो ऑक्सीडेशन, निकालेंगे तो रिडक्शन। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे इस लैंग्वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने के लिए कि जो टीसीएस साइकिल के टाइम में यहाँ पे NADH को रिलीज किया गया। तो अब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब आप ध्यान से देख रहे हैं तो NADH को वापस हम NAD+ में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि NADH डिहाइड्रोजनेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ NADH। कोई दिक्कत क्या? यस मैम। No, ma'am. ठीक है, वही सेम चीज है, कोई फर्क तो है नहीं यहाँ पे। अब तो हम लोग लिख लेते हैं जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे। ये आपने क्या किया, इसको बनाया टीसीएस साइकिल के टाइम में। ठीक है, जब टीसीएस साइकिल के टाइम में बनाया तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसी NADH को पकड़िए जो भी आपने लिखा है यहाँ पे, तो उससे क्या हुआ, लिखने में आसानी होगी। NADH और ऑक्सीडाइज्ड by an enzyme। क्या नाम लिखूं मैं? NADH dehydrogenase। हाँ, इसका नाम लिखूं, एंजाइम NADH डिहाइड्रोजनेज। ये क्या कर रहा है, इसका ऑक्सीडेशन कराने का काम कर रहा है। बस स्टॉप लगा देते हैं हम लोग। मैंने यही सिखाया पिछली क्लास में भी, कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आपको एक क्रिस्टल क्लियर जो सेंटेंस आता है पहले उसको लिखें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक है, अब क्या लिखे हम, आपको क्या दिख रहा है डायग्राम में? इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये FMN FES ये सब कुछ जो है आपको पहले मैंने सिखा रखा है कि ये क्या है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। क्या है ये? प्रोस्थेटिक ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर नहीं हुआ तो भूल जाइए कि NADH डिहाइड्रोजिनेज कभी काम कर सकता है, सवाल ही नहीं उठता। समझ गए? इसको आपको जब भी काम कराना हो तो आप कैसे कराइएगा, आप प्रोस्थेटिक ग्रुप की मदद से ही काम कराइएगा। ठीक है, और जब आप यहाँ पे FMN के बारे में बात करते हैं तो FMN जो है दैट इज फ्लेवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड। इसको जो है ना FMN, मैंने बोला था कि जब मैं आपको लिखना स्टार्ट करूंगी, डिटेल स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पे बोल देंगे, मतलब लिख देंगे कि ये क्या है, फ्लेवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, FMN, फ्लेवीन M मोनो N न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला मैंने? फ्लेवीन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। देन लिखिए इसमें electrons are then transferred to अब यहाँ पे बीच में जो है ना ये सारा इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है 1 by 1 करके आएगा। तो यहाँ पे किसको भेजा है आपने? यूवी क्यूनॉन को। लेकिन इस गलत फहमी को UV बिल्कुल नहीं quinone. रखना, हाँ, कि ये अपने पास रखेगा। अच्छा, ये यूवी क्यूनॉन है कहाँ पे? देखिए, ये इधर वाला जो है ये तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। ये कहाँ है? Yes, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है। इधर वाला क्या है? मैट्रिक्स है। तो ये जो यूवी क्यूनॉन बैठा है ये कहाँ है? तो यूवी क्यूनॉन इज लोकेटेड इन द इनर inner माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। को mitochondrial दिक्कत क्या membrane। है? Yes, ma'am. हाँ, कहाँ पे बैठा है? आपको दिख रहा है जो ब्लू कलर का यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आप पढ़ रहे हैं वहीं पे तो प्रेजेंट है। ठीक है, तो ट्रांसफर टू यूवी क्यूनॉन, और अगर हम इसके नीचे एक लाइन ऐड कर दें, Ma'am, complex 3 पर दे देता है electrons. ट्रांसफर टू यूवी क्यूनॉन, located within, आउटर में तो सवाल ही नहीं उठता है, ये जब भी होगा तो कहाँ होगा? इनर मेम्ब्रेन में, विद इन द
इनर मेम्ब्रेन। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के आगे तो हम पहुंच ही नहीं पाए, तो आउटर आएगा कहाँ से? यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन हम इन्हीं 3 चीजों को लेके कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ लोकेटेड है, अगर आपसे कल को जाके पूछ लिया जाए, और पूछा भी जाता है नीट के एग्जाम में इतने डेप्थ में जाके कि मेंशन द पोजीशनिंग ऑफ, जानबूझकर उसने यू क्यू ही लिख दिया, तो आपको वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा थैलेकोइड मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। तो आपको किसको मार्क करना है? माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? प्रेजेंट है। हो गया ये? चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ू मैं? यस मैम। यस मैम। अब देखिए ये क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से धीरे 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 करके मैं आपको सिखा दी ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो समझने में। चलिए अब देख रहे हैं हम यहाँ पे, अब यूबी क्यूनॉन जो है यहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं कॉम्प्लेक्स 2 के बारे में, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पे ऑलरेडी आपका बैठा हुआ है, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बैठा है यहाँ पे? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 2 में अब FADH2 है, तो ये FADH2 कब बना था? वापस TCA साइकिल देख लीजिए, ये देखिए, ये सक्सिनिक एसिड रहा आपका, ये मैलिक एसिड FADH2 में कन्वर्ट आपका, हो रहा था तब। ये मैलिक एसिड रहा आपका। दिख गया? मैं हवा में लिखती आपको समझ नहीं आता। तो आपने जब सक्सिनिक एसिड का, किसका? सक्सिनिक एसिड का जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन कराया था मैलिक एसिड में, तो उस वक्त आपने क्या किया था? ये FADH2 जो है उसको फॉर्म किया था आपने, ठीक है, साइट्रिक एसिड साइकिल में। तो जो यूबिक्विनोन जो है, यूबिक्विनोन को आपने इलेक्ट्रॉन दिया था, और एक चीज और है, जिस चीज को आप इलेक्ट्रॉन देते हैं ना उसको भी रिड्यूस्ड ही बोलते हैं, यस और नो? यस यस मैम। मैम। मतलब अगर कोई, ऐसे समझिए, अगर आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो आप रिड्यूस हो गए, आपने बोला नहीं भाई हमें ये माइनस का बोझ अपने सर पे नहीं रखना, ये लो तुम लो, आपने पास कर दिया आगे। तो आपने जब आगे पास कर दिया तो आप ऑक्सीडाइज हो गए। इसका बहुत बड़ा रोल है, इसको हम बार बार यूज करेंगे अभी आगे लिखने में। बोलने का क्या मतलब है, ये तो खैर मैं आपको मैम शेयर कर दी। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, क्योंकि वो माइनस चार्ज अपने पास लेके आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, जब ये एक्सप्लेनेशन हम आगे बढ़ाएंगे ना, जो मैं अभी आपको ये लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है, ये जो मैं शो कर रही हूँ आपको, तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। ये देखिए, इसको देखिए पहले ध्यान से, ये आपको यूबिक्विनोन जो है ना, अभी अभी हमने क्या किया, यूबिक्विनोन को हमने इलेक्ट्रॉन दिया है, कोई दिक्कत क्या? लिखा था मैंने यहाँ पे, नो मैम। इलेक्ट्रॉन्स आर देन ट्रांसफर टू नो। यूबिक्विनोन, ठीक है, दिख रहा है? तो यूबिक्विनोन जो आपने यहाँ पे लिखा है, तो ये जो यूबिक्विनोन है, तो यूबिक्विनोन जब इलेक्ट्रॉन अपने पास लेके बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जब अपने पास लेके बैठा हुआ है, तो इसका नाम क्या है? यूबिक्विनोल है। क्या नाम है मैम इसका? UQH2। हाँ, इस जब इसके पास इलेक्ट्रॉन है तब की बात हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं। तब इसको हम क्या बोलेंगे? यूबिक्विनोल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये तो रखा नहीं ना, इलेक्ट्रॉन तो रखा नहीं ना इसने अपने पास, ये क्या करेगा? ये ट्रांसफर कर इलेक्ट्रॉन देंगे। को आगे भेजेगा। ये इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजेगा? ये आगे भेजेगा। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देखिए, ई आपको थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है, बट है यहाँ पे ई है, ये लिखा हुआ एरो के पास, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आगे भेजेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये आगे भेजेगा ना, तो हम उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे। हम स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि जैसे ही आपने इसको आगे भेजा है, तब यूबिक्विनोन जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैं यही बात आपको तब से बोल रही हूँ, जब इलेक्ट्रॉन लेगा तब रिड्यूस्ड, और जब इलेक्ट्रॉन आगे पास कर देगा, बोलेगा लो भाई तुम ले जाओ अपना, या आगे ले जाओ, मैं क्यों बोझ दूँ, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस स्टेटमेंट का यूज करेंगे लिखने के लिए, तो आपको और अच्छी समझ आएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ।
ऐसे ये पेज बेचारा तो आगे भागता जा रहा है, इसको इतना तो इंट्रोडक्शन के तौर पे भी ठीक है, इसको बीच में रहने ही देती हूँ ये, नहीं तो पता चला ये बेचारा लास्ट ही में चला जाएगा, कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ईपीएस। ठीक है, इसके बाद वाले पेज पे कर देती हूँ। चलिए आगे देखिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो यूबी क्यूनॉन है, यूबी क्यूनॉन, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी। receives electrons become reduced, मैम रिड्यूस्ड। हाँ ये रिड्यूस हो गया यहाँ पे। अब नीचे करके ना विदिन ब्रैकेट क्या करूँ, नोट करके मैं लिख देती हूँ। इसका नाम यूबी क्विनॉल हो जाएगा। कोई पूछे आपसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूबी क्विनॉल, तो आपको वहाँ पे बोल देना है रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ यूबिक्विनोन। हाँ, ये रिड्यूस यूबी क्विनॉल। ठीक है, तो रिड्यूस करा दिया हमने, अब ये रखिएगा तो है नहीं अपने सरफेस पे। फिर हम क्या बोलेंगे, ये जो है रिड्यूस्ड ubiquinone then oxidized, अब ऑक्सीडाइज होगा, ये भेजेगा आगे इलेक्ट्रॉन को, बोलेगा जाओ यहाँ से, है ना। तो द रिड्यूस्ड ubiquinone then oxidized with the transfer of electrons अब देखिए ये, हाँ ये वही हो जाता ना, फिर बीच में डायग्राम तो रखना ही पड़ेगा यहाँ पे साथ में, तो बार बार फिर आगे पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रख ही देते हैं। ये देखिए इसकी बात मैं कर रही हूँ, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो चल रहा है देखिए, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जो आपने ये यूबिक्विनोन है और ये इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन को आपको भेजना कहाँ है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आपको भेजना है, ये साइटोक्रोम सी है, क्या है ये, साइटोक्रोम C1 है आपका यहाँ पे। तो आप कैसे भेज रहे हैं, आप जब स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको स्टेटमेंट बोला जाएगा कि इसको आप भेज कहाँ पे रहे हैं, साइटोक्रोम सी के पास, लेकिन वाया साइटोक्रोम BFES, मतलब बीच में, अगर आपको यहाँ मान लीजिए कि आप वेस्ट बंगाल में भी बैठे हैं, आपको वेस्ट बंगाल से ये जो UQH है ये वेस्ट बंगाल है, और ये साइटोक्रोम C1 जो है ये न्यू दिल्ली है, तो बीच में स्टेशन भी तो आते हैं ना, तो बीच के जैसे स्टेशन है, तो आपने बोला जैसे यहाँ पे मुगल सराय है, उसका नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कानपुर है, तो ऐसे करके, तो वाया बीच में बोलते ना भाई, इस स्टेशन से होता हुआ ये गुजरता हुआ वहां तक गया। तो रीजन ये है कि ये पहले जो ट्रांसफर कर रहा है, और ये सब कॉम्प्लेक्स 3 जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कॉम्प्लेक्स 3 यहाँ पे पहले लिखा गया है, तो ये दे किसको रहा है यहाँ पे, तो ये दे किसको रहा है यहाँ पे, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप किसके हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड के हैं, किसके हैं ये, कॉम्प्लेक्स थर्ड के ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जो मैं तब से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखने वाले हैं, यूबिक्विनोन तो ऑक्सीडाइज हुआ, तो इसने यूबिक्विनोन जो ऑक्सीडाइज हुआ तो इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, वहां से बाहर भेजेगा,
तो इलेक्ट्रॉन को जब ये बाहर भेजेगा तो ये जाएगा कहाँ, साइटोक्रोम सी के पास। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वाया, ये देखिए साइटोक्रोम बी, FeS, ये सब बीच बीच के क्या है, ये सब इंटरमीडिएट्स है, इनके द्वारा इन रास्ते से होता हुआ गुजरता हुआ, या फिर वाया साइटोक्रोम, देखिए BC1 हमने यहाँ पे लिख रखा है, इसके द्वारा होता हुआ जाएगा। साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता हुआ क्या होगा, ये यहाँ तक जाएगा। ठीक है, यही मैं आपको बोल रही हूँ, स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। चलिए देन नेक्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए, आपने इसको ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज करने का मतलब ही क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ ubiquinone occurs due to transfer of electrons to cytochrome C, cytochrome C शॉर्ट में लिखिए, via साइटोक्रोम, या कॉम्प्लेक्स ही लगा दीजिए ना, क्या जाता है, via Complex 3. कॉम्प्लेक्स, हाँ साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स दो बार हो गया ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स थर्ड ही कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। अब ये जो है, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप है, क्योंकि क्या है यहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ठीक है। तो साइटोक्रोम, साइटोक्रोम के बारे में जब यहाँ पे बात करी जाती है, तो कोई अगर आपसे पूछे कि जो बार बार यहाँ पे साइटोक्रोम बोला जा रहा है, तो ये साइटोक्रोम का नेचर क्या होता है, साइटोक्रोम प्रोटीनेशियस होता है। क्या होता है ये, प्रोटीनेशियस होता है, ठीक है। और ये जो साइटोक्रोम है, वापस अब आप देखिए इसको, डायग्राम को देखिए, अब ये जो साइटोक्रोम है, तो इस साइटोक्रोम के अंदर खासियत क्या है कि आपको जब ये दिख रहा है, तो ये साइटोक्रोम कहाँ प्रेजेंट है, साइटोक्रोम की पोजीशनिंग आपको क्या दिख रही है, तो इसको भी तो हम यही बोलेंगे ना कि ये भी साइटोक्रोम कहाँ प्रेजेंट है, तो ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है। कहाँ है ये, इनर माइट, और तो Inner कोई mitochondria. हम इसको विदिन मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, तो ये कहाँ लोकेटेड होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये क्या होता है, निकला होता है, किसके अंदर से, मेम्ब्रेन के अंदर से। तभी आप देखिए इसके अंदर ना इम्बेडेड फॉर्म में ऐसे करके बनाया नहीं है, थोड़ा थोड़ा ये क्या होता है, निकला होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट कहाँ पे है, तो सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। क्या है ये, क्या है ये आंसर, क्या है इलेक्ट्रॉन्स का कैरियर है। चलिए आगे लिखते हैं, cytochrome C, cytochrome C is a small protein attached to the outer surface of inner membrane। काम क्या है इसका, कैरियर है, ये क्या काम है इसका, कैरियर है।
साइटोक्रोम सी is मोबाइल कैरियर और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्या करेगा? ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर रहे हैं तो यही करेगा बेचारा, ट्रांसफर। क्या करेगा? ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे साइटोक्रोम सी को जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये साइटोक्रोम सी का जो ट्रांसफर का वर्क है, यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है जो आपकी बुक में बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच में, किसके बीच में? कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में ये क्या करता है? ये ट्रांसफर कराने का काम करता है। देखिए यहाँ पे ये रहा आपका साइटोक्रोम सी, ये रहा साइटोक्रोम सी, यहाँ पे ये रहा साइटोक्रोम सी, ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स 3 और ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स 4। तो कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में क्या है? यहाँ पे साइटोक्रोम सी। कोई दिक्कत क्या? क्या है यहाँ पे? साइटोक्रोम सी, ठीक है। यही बोल रही हूँ। एक और इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट कर लीजिए। बिटवीन कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स complex 3 and 4. एंड 1, ऐसे कर दीजिए 4 हो जाए। अभी अभी मैंने आपको ये देखिए कॉम्प्लेक्सेस लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 4 इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। कॉम्प्लेक्स 4 क्या है यहाँ पे? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आप इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी बोल सकते हैं, आप इसको साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। आप इसको साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। सी लगाइएगा तो ये वाला जो ओ है आपको छोटा करना पड़ेगा। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज रनिंग में आएगा इसका, ठीक है। हाँ, गैप होगा बीच में। पता चला साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज एक साथ ही लिख दिया, टीचर बेचारे परेशान हो जाने पड़ते हैं, लिखा क्या बच्चे ने। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज थोड़ा गैप दे के लिख लीजिएगा, ठीक है। तो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो है ये कॉम्प्लेक्स 4 है। यहाँ से देखिए तो ये आपने लिखा है तो यहाँ से आपको आसानी हो रही है, ये रहा। और बीच बीच वाला जो कैरियर आपको वहाँ पे दिख रहा है, घर बैठा ही है, ठीक है। अब इसके पास क्या है? अगर मैं ऐसा लिखूं, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कंटेन्स साइटोक्रोम ए3, कोई दिक्कत क्या? एंड 2 कॉपर No, सेंटर, ma'am. कोई दिक्कत? फिर से बोल रही हूँ मैं, अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज या साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसके पास साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम ए3 है और 2 कॉपर सेंटर्स है, कॉपर ए एंड कॉपर बी। कोई दिक्कत क्या? समझे? No, ma'am. नो मैम। यहाँ से तो इससे आसानी हो गई आपको। वही वाला हम लोग लिखेंगे, एक काम करते हैं ना ये रहा, यही चाहिए ना हमें, स्टेटमेंट बना लूँगी इसका। देखिए आपको भी समझ आएगा कि मैं क्या बोलना चाहूँ। यहाँ से उठाया, नेक्स्ट पेज लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ये मतलब इंटरेस्ट लग रहा है। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, या आपको क्या करना है यहाँ पे,
ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है, तो कॉम्प्लेक्स 4 रेफर्स, अच्छा ये तो लिख ही दिया था मैंने, रेफर्स टू, ये तो हो गया, ऐसे कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, अब आगे दूसरा स्टेटमेंट देखिए, इसी से बना देंगे। कंटेन्स साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3, पहले दोनों साइटोक्रोम लिखिए, एंड साइटोक्रोम A3, ठीक है। फिर वापस हम क्या करेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड टू कॉपर सेंटर्स, कॉपर सेंटर्स, कॉपर ए एंड कॉपर बी। अब कितना अच्छा हो गया, एक्यूरेट हो गया, वहां से मैंने उठाया तो आपको समझ भी आया कि मैं बोलना क्या चाह रही थी, है ना, समझे। ये रहा ये तो इसके यस पास मैम। क्या है, कॉपर सेंटर से, बस ये जो आपको दिख रहा है वो हमने लिख दिया है। अब देखिए, तो ये दो क्या हो गया, इसके पास कॉपर सेंटर हो गया। अब आगे क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स 1 से लेके 4 तक आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जंप कराने का काम कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे आगे जब आप देखेंगे तो एक आपके पास जो स्टेप है, स्टेप भी बोल सकते हैं, या फाइनल स्टेज में देखिए, ये आपको लास्ट में एटीपी दिख रहा है, यस दिख मैम। रहा है सारे बच्चों को, ठीक है। तो 1 से लेके 4 तक आप जो यहाँ पे ट्रांसफर कराने का काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो एटीपी सिंथेज ये पढ़ रखा है आपने, एटीपी सिंथेज, एटीपी सिंथेज, ठीक है। होता कॉम्प्लेक्स 4 तक ही है, लेकिन कई बार क्या होता है, इस एटीपी से, अब बेचारा है तो एंजाइम ही ना जो एटीपी बनाने का काम करेगा, तो करते क्या है कई बार कि इसको भी वहां पे कॉम्प्लेक्स 5 का टैग दे देते हैं एटीपी सिंथेज। तो एटीपी सिंथेज क्यों चाहिए आपको, एटीपी बनाने के लिए चाहिए ना, ये बना तो रहे आप एटीपी। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ आपने एक और फॉस्फेट जोड़ा तो आपने यहाँ पे एटीपी बना लिया। तो एटीपी जो आपने यहाँ पे बनाया है, तो एटीपी मॉलिक्यूल जो यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, तो एटीपी के बनने का नंबर यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन के डोनर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप एक मॉलिक्यूल उठाए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaDH अगर आप यहाँ पे ले रहे हैं, तो एटीपी का मॉलिक्यूल जो है इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये 3 बनता है, ये एक डेटा है, इसमें आपको कोई छेड़छाड़ फेरबदल नहीं करना, ठीक है। जबकि आप जो FADH2 उठाइएगा, क्या उठाइएगा, FADH2, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनाएगा, क्या करेगा वो, फाइनल प्रोडक्ट के तौर पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी वो बनाने का काम करेगा, ठीक है। आगे मैं लिख देती हूँ, अभी आपको ऐसे खिचड़ी सा लग रहा होगा तो और ये पूरा प्रोसेस आप सिर्फ कब करा सकते हैं, जब आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है तो आप कराइए, नहीं ऑक्सीजन अवेलेबल है तो आप नहीं कराइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये जरूरी है इसके लिए, तो यहाँ पे आप कर क्या रहे हैं, जो सिस्टम आपके पास अवेलेबल है, तो इसमें आपने नोटिस करा कि जैसे NaDH से आपने NAD बनाया है, NAD+, मतलब आपने इसको क्या करा दिया, ऑक्सीडाइज करा दिया। ऑक्सीडाइज जब आपने इसको कराया तो यहाँ पे आप एक और काम भी तो कर रहे हैं, आप यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूवल का भी तो काम कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन रिमूवल का जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो, फाइनली जब यहाँ देखिए जो ऑक्सीजन आपके पास अवेलेबल है उसमें जब आप प्रोटॉन को ऐड कीजिए, जब आप उसमें H+ को ऐड कीजिएगा तभी आप क्या बनाइएगा, यहाँ पे H2 बनाइएगा, बैलेंसिंग करने के बाद। तो आपने क्या किया, यहाँ पे वाटर जो फाइनली हमने, फाइनली मतलब शुरुआत में ही इसके इंट्रोडक्शन में ही लिख लिया था कि आपको क्या करना है, यहाँ पे वाटर को फॉर्म करना है और वाटर को आपको इसको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस में आपको कॉम्प्लेक्स
5 का अगर जिक्र करना हो तो आपको एटीपी सिंथेज को जो है उसका टैग दे देना है कॉम्प्लेक्स 5 का, ठीक है नहीं नहीं भी लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। लास्ट वाला जो मैंने बोला तो शायद किसी बच्चे के मन में कोई क्वेरी हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं लिख रही हूँ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। एक डायग्राम तो रखना ही पड़ेगा सामने, वो तो आपको बीच बीच में बैक साइड में रखना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा हम लोग इसको श्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने को फायदा है नहीं, आप समझ रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4 in EPS, they are linked with ATP synthase, ATP synthase. लिख लीजिए कॉम्प्लेक्स 5 इसको, दैट इज कॉम्प्लेक्स 5। क्यों चाहिए एटीपी सिंथेज का काम क्या है, कोई आपसे पूछे, ये मैंने आपको 50 बार बता रखा है। ATP फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। आंख बंद करके लिख देना है, फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। एटीपी ये क्या करेगा, बनाने का काम करेगा, ठीक है। कैसे बनाएगा, यानी बेचारा एडीपी से बनाएगा, फ्रॉम एडेनोसिन MF1 and डाइफॉस्फेट, F node particles. हाँ एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दोनों को जोड़ दीजिए बन जाएगा। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये है, द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड एटीपी, द नंबर ऑफ, यही मैं बोल रही थी आपको, थोड़ी जल्दबाजी में बोला तो मैं यहाँ पे आराम से लिख के बता देती हूँ आपको। द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड एटीपी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर के ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो क्या बोलने का मतलब है, रिजल्ट क्या होगा इसका, इसका रिजल्ट ये होगा कि, अब ना मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ क्योंकि नीचे जो है इसके नीचे चला जाता है तो कोई दिक्कत होती है, आपको भी नहीं दिखता, मुझे भी दर्द स्क्रॉल करना पड़ता है। चलिए आगे, तो रिजल्ट के तौर पे आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑक्सीडेशन ऑफ one molecule of NADH gives rise to three molecules of ATP. और दूसरा रिजल्ट क्या है अगर हम FADH2 के बारे में बात करें, देन आप लिख लीजिए यहाँ पे while oxidation of one molecule of 2 molecules of ATP. FADH2 gives rise to Ma'am, 2 molecules of ATP. gives rise to two molecules of ATP. तो कुल मिला के बात क्या है कि हर जगह से आपको करना क्या है, एटीपी एटीपी एटीपी, इसी का आपको जनरेशन करना है। एटीपी जब आपने बना लिया, लेकिन ये प्रोसेस आप कैसा कर रहे हैं, एरोबिक कर रहे हैं। एरोबिक बोलने का मतलब क्या हुआ, आप बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के आप करा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये एरोबिक प्रोसेस है, तो आप इसको कैसे करा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में अगर आप करा रहे हैं तो हाइड्रोजन अगर आप रिमूव कीजिएगा तो हाइड्रोजन के साथ इसको जोड़िएगा, तो ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो वाटर में ट्रांसफॉर्म होगा, यही बात मुझे बोलनी है, ठीक है। तो नीचे लिख लीजिए इसको, ड्यू टू एरोबिक इन नेचर this process involves oxygen अब ऑक्सीजन आपको चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ऑक्सीजन Final acceptor of हाँ electron. as the final acceptor Of electrons. which leads to या which results in formation of which Formation of result water. in formation of water। पानी क्या करेगा, ये बनाएगा, है ना। आगे देखिए, तो यहाँ पे इसने क्या किया, वाटर बनाने का काम किया। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, तो इसमें आपने कौन, जैसे होता ना कि हम लोग किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं या किसी भी ऐसे फिजियोलॉजिकल प्लांट फिजियोलॉजी की मैं बात करूँ यहाँ पे, इसको जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो यहाँ पे आपने किसका इस्तेमाल करा है, यहाँ पे आपने इस्तेमाल करा है NADH का, FADH2 का, कॉम्प्लेक्सेस का और कॉम्प्लेक्सेस के प्रोस्थेटिक ग्रुप्स का, प्लस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का। इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके फिर फाइनली जाके आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये जो आपको हेवी सा दिख रहा है, इसको आपने परफॉर्म कराया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको स्टॉप करके अब बात करते हैं इस पे कि जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको लिखना बताया, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना क्या है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, फटाफट देखिए यहाँ पे। सबसे पहले आप में से मेरे ख्याल से हर एक बच्चा ये लिख सकता है कि यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन होगा इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के होने के बाद, ठीक है।
बिल्कुल जैसे यहाँ पे जैसे आपने पिछली क्लास में TCA साइकिल लिखा था उसी तरीके से आपको इस साइकिल को भी लिखने का काम करना है। साइकिल तो नहीं है ये, इस प्रोसेस को लिखने का काम करना है, जहाँ पे आपने जो NaDH यहाँ पे लिया है इसको कहाँ से लेके आए आप? TCA साइकिल से लेके आए। TCA साइकिल से लेके आए तो कॉम्प्लेक्सेस का नाम पहले लिख लेना है आपको। कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है, कॉम्प्लेक्स 4 है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है, तो कॉम्प्लेक्स 1 NaDH डिहाइड्रोजिनेज जो है, तो ये क्या करेगा यहाँ पे? इसने क्या करा यहाँ पे NaDH को Na+ में ऑक्सीडाइज करने का काम किया। ऑक्सीडाइज करने का जब काम किया तो फिर क्योंकि आप हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर रहे हैं ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपने भेजा, इसको यहाँ से धक्के मार के आपने बाहर कर दिया। तो कुछ देर के लिए यूबिक्विनोन बेचारा बोलेगा चलो ठीक है तुम मेरे पास आ जाओ। तो यूबिक्विनोन जो है अब ये यूबिक्विनोल बन जाएगा। अब यूबिक्विनोल बनेगा तो फिर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा। अगर आगे भेजेगा, अगर हम बोल रहे हैं कि ये साइटोक्रोम C को देगा, तो ऐसे तो जाएगा नहीं हवा में ये, तो बीच में हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कि वाया साइटोक्रोम B FeS साइटोक्रोम C1 जो दिख रहा है वही लिख देना आपको, यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं खपाना आपको, ठीक है। तो फिर आपको करना क्या है? देन जब ये आपने दिया, देने के बाद अगर आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 को देख रहे हैं जो मैंने आपको शो करा था वहां पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसका भी रोल आपने कहाँ देखा था? इसका भी रोल आपने TCA साइकिल में देखा था। तो फाइनली जब सब कुछ मतलब अगर आपको कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में भेजना है, ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स 4, तो किसके रास्ते होता हुआ जा रहा है? ये देखिए साइटोक्रोम C के रास्ते होता हुआ जा रहा है। फिर फाइनली आपको क्या करना है? यहाँ पे इस वाटर मॉलिक्यूल को आपको बनाना है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे एक और भी पार्ट इसका इन्वॉल्व हो रहा है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ATP। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ATP को भी फॉर्म करा रहे हैं, लेकिन ATP कैसे बनाइएगा? होगा आपके पास ATP सिंथेज तभी तो बनाएंगे आप। तो ATP सिंथेज तो यहाँ पे आपको क्या करना है? मार्क कर लेना है कॉम्प्लेक्स 5। और ये जो ATP सिंथेज है यहाँ पे क्या करेगा? आपको ATP बनाने का काम करेगा। फिर लास्ट में ये एनर्जेटिक्स वाला पार्ट आपको लिखना पड़ेगा। बोलने का मतलब है अगर आप एक मॉलिक्यूल NaDH का लीजिएगा तो आप 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बना सकते हैं। अगर आप 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 लेते हैं तब आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बना सकते हैं, ठीक है। और एरोबिक है तो ऑक्सीजन तो है ही है यहाँ पे। और ऑक्सीजन क्या है? अभी इतना सारा प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन बेचारा जंप गया, आपने धक्के मारा, इधर से मारा, इधर से मारा, इधर से मारा, इधर से मारा, यहाँ पे ऑक्सीजन बैठा हुआ, बोला अच्छा ठीक है चलो आओ। ये इसके साथ कनेक्ट करके ये क्या करेगा? यहाँ पे H2O जो है ये फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और फॉर्म होने के साथ साथ यहाँ पे ये क्या करेगा? ATP को बनाने का काम भी करेगा। तो ये एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस भी आपके मध्याह्न साथ के साथ ही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इतना सारा आपने काम करा है और ये सब जो आप काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या है कि आप यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ATP का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसको हम लोग, क्योंकि आपने देखा ऑक्सीडेशन भी हुआ और रिडक्शन भी हुआ, कभी ऑक्सीडेशन हो रहा था, कभी रिडक्शन हो रहा था, तो जिसकी वजह से हम लोग इस पूरे प्रोसेस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। लास्ट में बस मैं कंक्लूजन लिखूंगी, आपके एग्जाम में भी पैनिक नहीं होना, बस यही एक बात लिखनी है। मतलब इसी को ऐसे ही साधारण तरीके से लिख लेना और पॉइंट तो इतने होंगे कि आप थक जाएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में होगा बट लिखना कम पड़ेगा आपको, है ना। लास्ट में सिर्फ मैं एक बात यही बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों काम हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, उसकी वजह से दिस प्रोसेस इज also known as oxidative phosphorylation। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर है बिल्कुल? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो मैम। और ये जो ATP सिंथेज आपको यहाँ पे दिख रहा है ना नीचे, जो आपके पास ATP सिंथेज अवेलेबल है,
इस एटीपी सिंथेज के स्ट्रक्चर से हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लीव करूँ मैं?